भारत देश में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। आज हम यहाँ मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में बोली जाने वाली मालवी का परिचय हासिल करेंगे। मालवा पश्चिम मध्य प्रदेश का विस्तृत भूभाग है। गुना से झाबुआ तक के कई जिले इस क्षेत्र में आ जाते हैं। गुना, नरसिंहगढ़, राजगढ़, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, देवास, इंदौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच के साथ ही झालावाड़ और चित्तौड़ का दक्षिणी भूभाग मालवा में ही माना जाता है। इस क्षेत्र के प्रायः 2 करोड़ लोगों की बोली है मालवी। माल ऊंचे भूभाग को कहते हैं। मालवा का क्षेत्र उन्नत भूभाग होने से पठार है, इसलिए इस क्षेत्र का मालवा नाम सार्थक है। इस क्षेत्र के निवासी मालवी लोग कहलाते हैं और उनकी भाषा मालवी। मालवा से पहले यह क्षेत्र अवंती प्रदेश कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी या उज्जैन थी। आज की अपेक्षा पुराना मालवा अधिक विस्तृत रहा, यह प्राचीन परंपरा से स्पष्ट है। विदिशा, माहिष्मती, सिवनी, रायसेन आदि पारंपरिक मालवा के ही नगर बताए जाते रहे। प्राचीन काल में मालवा गणराज्य था। इसकी सेना ने विदेशी आक्रांता सिकंदर से भी लोहा लिया था। अवंती क्षेत्र पर वीर मालवों का आधिपत्य होने के कारण यह क्षेत्र मालव कहलाने लगा। इन मालवों द्वारा प्रचलित अपना संवत था, जिसे उस समय कृत या मालव संवत कहते थे। यही संवत आज सुप्रसिद्ध विक्रम संवत कहलाता है, जो मालवा सहित पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय है। मालवा की राजधानी उज्जैनी प्राचीन युग में काल गणना का केंद्र रही। संगीत, चित्र और मूर्ति कला में आवंती तथा मालव शैलियाँ प्रचलित रहीं। वेश और भाषा से अवंती या मालवा के लोग पहचान में आ जाते थे। मालवा की अवंती रीति, प्रवृत्ति, केश रचना विधि के साथ ही आवंती प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भी चिरकाल से प्रसिद्ध रही। आवंती प्राकृत अवंती प्रदेश की भाषा थी। साथ ही उज्जैन से मंदसौर और अरावली तक तत्कालीन पैशाची प्राकृत या भूत भाषा बोली जाती थी। अतः मालवा की मालवी बोली आवंती प्राकृत और पैशाची प्राकृत का समन्वित रूप है। इस क्षेत्र पर शकों, हूणों, तुर्कों, अंग्रेजों आदि विदेशी और मराठों, राजस्थान के राजपूतों आदि का भी समय समय पर दीर्घकालीन शासन रहा। शासक की भाषा का प्रभाव क्षेत्र की भाषा पर होता ही है। अतः आवंती पैशाची मिश्रित बोली में पूर्वोक्त सभी देशी विदेशी शासकों की भाषाओं का भी क्रमशः मिश्रण होता चला गया। आज की मालवी उन विभिन्न भाषाओं और ध्वनियों की मिलती जुलती धाराओं का समन्वित स्वरूप है। इसलिए उसमें वैदिक, संस्कृत आदि के अतिरिक्त अन्य कई भाषाओं का तद्भव रूप प्राप्त हो जाता है। मराठी, रजवाड़ी, अंग्रेजी, उर्दू आदि तो निकट भूतकाल में शासकों की भाषा रही। अतः आज इन भाषाओं का मालवी में विशेष प्रभाव पाया जाता है। यही नहीं, इस मालवी के भाषा क्षेत्र की सीमावर्ती भाषाओं और बोलियों से भी वह स्वाभाविक रूप से प्रभावित रही है। इसलिए मराठी, गुजराती, मेवाड़ी, हाड़ौती, बुंदेली आदि का भी उस पर किसी न किसी मात्रा में आदान पाया जा सकता है। सीमावर्ती भाषाओं का प्रभाव तो हर भाषा पर होता ही है। मालवा के दक्षिण में निमाड़ी बोली जाती है, जो खंडवा और खरगोन जिलों में बोली जाती है। यह मालवी से विशेष भिन्न नहीं है। मालवी की सौंधवाड़ी, रजवाड़ी, उमठवाड़ी, भीली आदि भिन्न भिन्न छटाओं के समान ही निमाड़ी भी मालवी की एक छटा ही है, जो मराठी, गुजराती और भीली का कुछ अधिक प्रभाव लिए हुए है। मालवी का केंद्र है उज्जैन, इंदौर और उनके आसपास का क्षेत्र। अतः इस मध्य मालवा क्षेत्र की मालवी मानक मालवी कही जा सकती है, जो सीमावर्ती भाषाओं के प्रभाव से प्रायः अछूती है। इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, धार क्षेत्र की मालवी इस मानक मालवी का क्षेत्र माना जा सकता है। ग्राम्य और नागर मालवी के स्वराघात में भेद पाया जाता है। मालवा की भाषा मालवी है। भाषा की अपनी लिपि होती है। मालवी की अपनी लिपि प्राचीन काल में प्रचलित थी।
जैन साहित्य में पैशाची या भूत भाषा की भूत लिपि और मालवी की मालवीनी लिपि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ये लिपियाँ कभी मालवा में प्रचलित रहीं, परंतु कालांतर में उनका लोप हो गया। आजकल मालवी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। मालवी में बहुधा हिंदी की प्रचलित नागरी वर्णमाला का उपयोग होता है, परंतु उससे कुछ अक्षर न्यूनाधिक हो गए हैं। स, श, श के स्थान पर मालवी में केवल स का उपयोग होता है। मंदसौर क्षेत्र में श का भी प्रयोग होता है। रजवाड़ी और सोंदवाड़ी में स का ह भी हो जाता है। हिंदी के समान मालवी में भी री ऋषि का उच्चारण री ही होता है। आदर्श ग्राम में मालवी में ड़ का भी उच्चारण होता है। अ, ओ के स्थान पर ए, ओ का ही उच्चारण होता है। यहाँ आदर्श या मानक मालवी का संक्षेप में व्याकरण प्रस्तुत किया जा रहा है। मालवी का अन्य रूप इसमें हल्का सा ध्वनि भेद करने से बनते जाते हैं। मालवी के रजवाड़ी, सौंदवाड़ी, उमठवाड़ी, निमाड़ी, डूंगरी या भीली आदि भेद किए जाते हैं। मालवी ओकारांत भाषा है। इस ओर आचार्य भरत ने भी अपने नाट्यशास्त्र में उल्लेख किया है। लिंग वचन के अनुसार उनके उच्चारण में परिवर्तन होता रहता है, जैसे रामो, घोड़ो, लाड़ो, गयो, रोयो, बोयो आदि। बहुवचन में ये शब्द आकारांत हो जाते हैं। मालवी में प्रतिपादिक स्वरांत और व्यंजनांत होते हैं। ओगो, धरड़, जनोई, आरो आदि स्वरांत हैं और न्याव, वराप, भांत, निरांत, राम आदि व्यंजनांत हैं। मालवी में संज्ञा रूप बहुधा हिंदी जैसे ही हैं। हीनता, लघुता या घृणा प्रकट करने वाले संज्ञा शब्दों में डा प्रत्यय लगाया जाता है, जैसे टुकड़ो, गामड़ो, बापड़ो आदि, परंतु इनके पानड़ो, पछेड़ो, उगाड़ो, कराड़ो जैसे अनेक अपवाद भी प्राप्त होते हैं। मालवी में हिंदी के समान एक वचन और बहुवचन है। बहुवचन बनाने के लिए होन और ना प्रत्यय लगाया जाता है। स्त्रीलिंग में या प्रत्यय लगाते हैं, जैसे लोग होन, लोगाना या लोगाया। कर्ता संबंध और संबोधन कारक के अतिरिक्त मालवी के सब कारक हिंदी से भिन्न हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म के, करण और अपादान से, ती, संप्रदान, सारू, वास्ते, कारणे, ताई। लोकगीत में प्रयुक्त अधिकरण में, पर, ऊपर, पे, संबंध, का, के, की, रा, रे, री और संबोधन अरे, ए, ओ। मालवी में भी हिंदी के समान दो लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग के नियम भी हिंदी के समान ही हैं। कई बार स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग पुल्लिंग जैसा होता है। बेन, तम कहाँ से आया, वी कहाँ से आया। कुछ विदेशी शब्द के प्रयोग दोनों ही लिंगों में पाए जाते हैं। हवा जहाज बहुत नीची है, हवा जहाज बहुत ऊंचो है, यानी हवाई जहाज बहुत नीचा है और हवाई जहाज बहुत ऊंचा है। मालवी में विशेषण की रचना भी बहुधा हिंदी जैसी ही है। हिंदी के समान उनमें भी लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं और मालवी संज्ञा के समान पुल्लिंग में विशेषण एक वचन में ओकारांत ही होता है, जैसे कालो, गोरो, लंगड़ो, टूटो, खरो, खोटो। हिंदी के समान मालवी में सर्वनाम के प्रयोग के अनुसार 6 प्रकार हैं। बहुवचन, एक वचन बहुवचन में उत्तम पुरुष में मैं का मुँह, मैं, हम। मध्यम पुरुष में तू, थने, तम, तम, तमारे, आपके। अन्य पुरुष में ऊ और वी। निश्चयवाची सर्वनाम में यो, ऊ, ई, वी। प्रश्नवाची में किने, किनाने, कुण। संबंधवाची में जो, जिन, जिनाने। अनिश्चयवाची सर्वनाम में कोई। साकल्यवाची में सब, सगला। क्रियापद में मालवी क्रियापदों का विभाजन प्रायः हिंदी क्रियापदों के समान ही होता है। मालवी क्रियापद ओकारांत होता है। प्रेरणार्थक में आव प्रत्यय जोड़ा जाता है। भड़नो, भड़ावनो,
कभी कभी आड़ प्रत्यय भी जोड़ा जाता है, जीमनो जिमाणनो। यहाँ जीमने से आशा है भोजन करने से। नाम धातु के लिए नो प्रत्यय भी संज्ञा या विशेषण के अंत में जोड़ा जाता है, जैसे घोल घोलनो। मालवी में संयुक्त क्रियाएं दो प्रकार की बनाई जाती है, धातु मिलाकर, जैसे कई ग्यो, रही ग्यो, पहुँची ग्यो। धातु से पहले कोई संज्ञा, क्रिया जगत, विशेष या कृदंत पद जोड़कर, जैसे बुलावो देनो, खूंटे बांधनो, आड़ो फरनो। क्रिया के रूप विकार वचन, काल, पुरुष, लिंग, वाच्य के कारण क्रिया का रूप विकार होता है। जैसे कर्तृवाच्य में हमने नहीं लियो है, छोरी रोटी पोईरी है, और कर्मवाच्य में कपड़ा सिवैरिया है। भाववाच्य में मार से चलियो नहीं जाए। और काल के अंतर्गत मालवी में भूत, वर्तमान और भविष्य काल प्रयुक्त होते हैं। मालवी में सामान्य क्रियाएं ओकारांत होती हैं, जैसे अंतिम अ को य में बदलकर सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाई जाती है। एकाक्षरी धातुओं से सामान्य भूतकाल बनाने के लिए उसमें या लगा देना पड़ता है। सामान्य भूतकाल की क्रियाएं लिंगों, वचनों और पुरुषों में अपरिवर्तित बनी रहती हैं। किसी भी काल की बहुधा क्रियाओं के तृतीय पुरुष के दोनों वचन समान रूप होते हैं। सामान्य भूतकाल की क्रिया में हे लगाने से वह आसन्न भूतकाल में क्रिया बन जाती है, जो सभी लिंग, वचन और पुरुष में समान रूप से रहती है। बहुधा ओकारांत एक वचन क्रियाएं बहुवचन में आकारांत हो जाती हैं। मालवी में तात्कालिक वर्तमान के रूप पढ़ियों, जइयों, लिखियाँ होते हैं, जो हिंदी और राजस्थानी से भिन्न है। अविकारी या अव्यय बहुधा हिंदी के समान है। मालवी में उपसर्ग भी होते हैं, और इसमें तत्सम उपसर्ग के अंतर्गत अप का अपजस, को कु का कोजस, उप का उपराम, अजाण्यो, अलूणो, और तद्भव उपसर्ग में निर्मोइलो, अनवेंड्यो, सतगुरु, अणचित्यो, ओ है तो परकर्मा, स्वभाव। कुछ विदेशी उपसर्ग भी प्रचलित हैं। एन टेम, यहाँ एन जो है वो विदेशी और टेम जो है वो विदेशी है, और एन अरबी है। कमसल फारसी है। गैर वाजब, बदपरेजी, बेकाबू, हरदान। मालवी में हिंदी जैसी पूरी समास पद्धति प्राप्त होती है। मालवी में प्रत्यय भी होते हैं। फारसी प्रत्यय प्रचलित हैं, जैसे परवरिश या परवरस, आनो, हरजानो, नजरानो, जर्मानो, गार कलेगर, मतदगार, ईचो यह तुर्की है, रंडोचा, गलीचो, हड़मची, मशालची, तारीखवार, जनावर, सफ़ा खानो, छापा खानो आदि। कहावतों तथा मुहावरों से भाषा की शक्ति का बोध होता है। मालवी में कहावतों को ओखाणा या केवाड़ा कहते हैं। मालवी में कहावतों का विपुल भंडार है। आंधा के आगे रोमड़ों ने अपना दीदा खोना, अपनी विविधा पर सामने वाले द्वारा ध्यान नहीं देना, आंधी उठे ने घर का ने कूटे, स्वजनों को ही परेशान करना, आंधो कुकड़ो घुट्टी दोरो, एक ही काम के पीछे पड़ जाना, एक लकड़ी के दो बटका अर्थात टूटकर अनेक होना, विभाजन, काणिया ढोली के एकज डंको, एक ही बात की रट लगाना, कान काटना, निपुण चालाक, खैगियो डाड़ी वालों ने नाम पूछा वालों को, करे कोई और भरे कोई, घर का तो घट्टी चाटे, पड़ोसी ने आटो मेले, व्यर्थ उदारता दिखाना, घरे घर गारा का चूल्हा, सबके घर की एक सी स्थिति या एक कहानी, डाकण बेटी लेके दे, लेते ही रहना, देना नहीं, तू रानी मुँह रानी, कूण भरे परेड़े पानी, सब आलसी होना, दादा एक ही खादो म्हारी हथेली हुंगी लो, इतिहास बताकर व्यर्थ दिखावा करना, नुआरे ने नातरे जाए, फुर्सत में न रहना, नकटी ने नाणो बजावाने भाणो, अल्प धन का प्रचार करना, भणियापण गुणिया कोनी, शिक्षित में व्यावहारिक ज्ञान का अभाव, भूको नहार डेढ़ का वीणे, मजबूरी में अवांछित भी स्वीकार करना, राजा का ब्याह में पटेल को ब्याह, बड़े काम के साथ छोटा भी हो जाना। इस प्रकार मालवी में कहावतों, मुहावरों, लोकोक्तियों, पहेलियों का अकूत खजाना है।
1981 की जनगणना के अनुसार मालवी का क्षेत्र विस्तार तो झालावाड़ के पार कोटा और नीमच से चित्तौड़ तक पहुंचता है। तदनुसार उन क्षेत्रों में मालवी की अपेक्षा मालवी भाषी जनता ही पर्याप्त अधिक है। उन जिलों में मेवाड़ी बोलने वाले हजारों हैं, परंतु मालवी भाषी लाखों लोग हैं। मालवा का सांस्कृतिक प्रभामंडल। मालवा भारत का हृदय देश है। हृदय के समान वह बहुधा बाह्य आघातों से सुरक्षित है। मालवा भी यदि आहत हो जाए तो स्पष्ट ही भारत का शेष भाग तो प्रभावित होता ही है, फिर वह राजनीतिक संकट हो अथवा प्राकृतिक, सामाजिक हो अथवा धार्मिक। जिस प्रकार समुद्री तूफानों का प्रभंजन मालवा तक या तो पहुंचता ही नहीं अथवा पहुंचता भी है तो हल्का होकर ही, उसी प्रकार विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव भी मालवा में विलंब से ही पहुंचता है। जिस पश्चिम दिशा से भारत में मानसून आता है, उसी दिशा से विदेशियों के आक्रमण भी होते रहे। पूर्व प्रबंधन की दिशा हो सकती है, परंतु उधर से कभी विदेशी आक्रमण नहीं हुए। मध्यवर्ती और सुरक्षित होने से मालवा बहुधा शांत रहा। वर्षा, सर्दी, गर्मी मध्यम कोटि की होने से जनता सुखी, भूमि उपजाऊ होने से आर्थिक निश्चिंतता, न बड़े पहाड़, न बड़ी नदियाँ, न नदियों की प्रलयंकारी बाढ़। 6 ऋतुएं संतुलित रहने से जनजीवन और जन प्रकृति तथा प्रकृति सौम्य, मधुर, सरस। ऐसे वातावरण में कला, साहित्य और संस्कृति का मुखर होकर उदार पल्लवन होना स्वाभाविक है। इसलिए मालवा की भूमि धर्म, कला और साहित्य की पल्लवन भूमि रही। भारत के मध्य में होने से प्राचीन व्यापारिक पक्षों का मालवा चौराहा था। उज्जैन में उसका केंद्र था, अतः इस क्षेत्र की व्यावसायिक और आर्थिक समृद्धि रही। आर्थिक समृद्धि रहने से समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों के आकर्षण का यह केंद्र रहा। पौराणिक तीर्थ होने से जन आस्था का भी यह महत्वपूर्ण केंद्र रहा। यही कारण है कि मालवा की राजधानी के रूप में चाहे उज्जैन की गरिमा रही, परंतु पूरे मालवा में अन्य भी कई महत्वपूर्ण केंद्र प्राचीन काल से ही पल्लवित होते रहे। उनमें माहिष्मती, विदिशा, दशपुर, मंदसौर, धार, मांडव, सांची, बाघ आदि विशेष रहे। कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियां बदलने से इंदौर, रतलाम आदि का भी महत्व बढ़ता गया और फिर प्रदेश की राजधानी बन जाने से अचानक भोपाल की चमक बढ़ गई। पर इस चमक से वहाँ का मालवीपन धूमिल होता गया। विदिशा, रायसेन आदि कवि पूर्वी मालवा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। वे भी सीमावर्ती होने से बुंदेली के प्रभाव में आते गए। मध्य युग में होशंगाबाद, बैतूल आदि भी मालवा की सीमा में रहे, अतः उस प्रभाव का वहन वे किसी न किसी रूप में अब भी कर रहे हैं। मालवा राजनीतिक दृष्टि से कभी भारत की राजधानी का क्षेत्र नहीं रहा, परंतु यह सांस्कृतिक राजधानी का केंद्र अवश्य रहा। उज्जैन आरंभ से ही पश्चिमी भारत की राजनीति और सांस्कृतिक राजधानी रही। सम्राट होने से पूर्व मौर्य अशोक उज्जैन का प्रांतपाल था। विदिशा के शुंग अग्निमित्र के पुत्र राजकुमार वसुमित्र ने ग्रीक यवनों को मालवा में ही पराजित किया। उज्जैन का विक्रमादित्य अपने साहस, वीरता, न्यायप्रियता, दान प्रेम आदि गुणों के कारण भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय राजा रहा। इसने शकों को पराजित कर मालवा या विक्रम संवत का प्रवर्तन किया, जो आज भी भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध संवत है। मंदसौर के प्रकाश धर्मा और यशोधर्मा ने विदेशी हूणों को पराजित कर देश की अस्मिता की रक्षा की। धार के राजा भोज के समय मालवा विद्या का राज्य बन गया। पूरे देश के विद्या प्रेमी धार नगरी की ओर खिंचे चले आते थे। वास्तव में इसके पूरे परमार राजवंश के शासनकाल में मालवा सांस्कृतिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र हो गया था। इसी समय रोड़ा कवि ने राउरवेल काव्य रचा, जिसमें तत्कालीन मालवी की बानगी मिलती है। उसके बाद मांडव के सुल्तानों के युग में भी मालवा में प्रासाद निर्माणों के साथ ही धार्मिक वातावरण पनपता गया। इस काल में मालवा हिंदू मुस्लिम सभी के सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। इसी समय पीपा 1360-1435 जैसा प्रसिद्ध मालवी संत हुआ। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी इसी युग की है। रूपमती के गीत उस युग के वातावरण में छाए रहे। ये गीत मालवी की थाती हैं। उनमें मालवी का लालित्य और संगीत की मधुरता का मणिकांचन समन्वय है। कालांतर में मुगलकालीन गौण महत्ता के अनंतर मालवा पर राजपूतों और मराठों का वर्चस्व बढ़ता गया। मुगल काल में रचनाएं होती रहीं और चंद्र सखी जैसे समर्थ और अधिक लोकप्रिय गीतकार हुए। चंद्र सखी के गीत मालवा की महिलाओं में अधिक लोकप्रिय हैं। इस राजनीतिक परिदृश्य में भी मालवी साहित्य बराबर विकसित होता गया। इसे विकास देने वाली मालवा की विविध वर्णीय जनता रही। विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रदेशों और मालवा में जनता का निरंतर आवागमन चलता रहा।
जो भी मालवा में आया वह मालवा का होकर रह गया और उसने मालवी संस्कृति को समृद्ध करने में पूरा योगदान दिया। अशिक्षित आम जनता अपने भावों को कथाओं, गीतों, नाट्यों के द्वारा निरंतर व्यक्त करती रहती है। उस गति में रचना सायास नहीं होती, बस रचना हो जाती है और वह रचना जनता में प्रचलित भी हो जाती है। रचनाकार उसमें गौण हो जाता है, रचना प्रधान हो जाती है। समूचा लोक साहित्य इसका उदाहरण है। उसमें रचनाकार का कहीं कोई संकेत नहीं होता, परंतु रचना की स्वाभाविक सुंदरता और उदारता पर प्रश्न चिन्ह लगाना कठिन होगा। गीतमयी कथाएं, गद्य पद्य मिश्रित चंपू साहित्य और गद्य में ऐसी रचनाएं जन जन के कंठ में सदा अवतीर्ण होती रहीं। ऐसे गीत गायक और कथा कहने वाले समर्थ कथक्कड़ लोग में सदा से होते रहे। उदयन कथा कहने में उस्ताद ऐसे समर्थ लोगों का मालवा के गाँव में बड़ा बोलबाला था। महाकवि कालिदास ने लोक कथा की उस समर्थ परंपरा का सादर उल्लेख किया है। वैवाहिक तथा अन्य संस्कारों के लोकगीतों के उल्लेख तो हाल की गाथा सतसई में भी मिलते हैं। लोकगीत समय के साथ चलते हैं, समय और स्थान के अनुसार उनमें नाम और शब्द बदलते जाते हैं, गीत वही रहता है, धुन वही रहती है। इस प्रकार परंपरागत अनजाने काल में निर्मित वे धुनें कंठखंड से यात्रा करती हुई आज तक आ पहुँची हैं। उन गीतों में भजन हैं, प्रकृति के गीत हैं, जन्म पूर्व से मृत्यु तक के संस्कार गीत हैं। उन गीतों में वैवाहिक गीतों की प्रधानता है। ऐसे असंख्य गीत महिलाओं के कंठ गुनगुनाते रहते हैं। उन गीतों में स्थान, जाति और समुदाय के अनुसार स्वराघात या पारिवारिक विशेषता के कारण हल्के फुल्के पाठांतर चाहे मिल जाएं, लेकिन मूल स्वर सबका एक ही रहता है। लोक साहित्य श्रुति साहित्य है, वैदिक साहित्य अपरिवर्तनशील पुरुष गीत हैं, लोकगीत परिवर्तनशील महिला गीत हैं, परंतु अनुष्ठान के बिना दोनों पूर्ण नहीं होते। सब गीत विशेष अवसर, अनुष्ठान या कर्म से संबंध हैं। ऐसे गीतों की अटूट परंपरा पूरे देश में है, शिक्षित और अशिक्षित सभी समुदाय में है, परंतु लोक साहित्य और लोकगीतों की आश्रय स्थली अशिक्षा है। शिक्षित समुदाय उस लोकधारा के प्रवाह से बहुधा हटते कटते जाते हैं। यह भी कारण है कि आज जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता जा रहा है, लोकधारा सूखती जा रही है, उसका लोप होता जा रहा है, परंतु ग्राम्य समुदाय उसका सुरक्षा चक्र बनाए रखने में समर्थ है। लोक भाषा के जिन पद्यों या गीतों में नाम की छाप नहीं होती, उसे लोक साहित्य में परिगणित किया जाता है, क्योंकि उसका रचयिता अज्ञात नाम कुलशील होता है। परंतु जिस रचना का रचयिता ज्ञात होता है, वह लोक भाषा में होने पर भी लोक साहित्य नहीं होता। लोक भाषाओं के रचयिता कवि चिरकाल से ज्ञात हैं। अनजाने काल से कविगण अपनी अपनी लोक भाषाओं में काव्य रचते रहे और समाज तथा शासन से मान भी पाते रहे। लोक भाषा के कवियों, साहित्यकारों का भी राज्यसभा की काव्य गोष्ठी में स्थान निर्धारित रहता था। मालवी रचना की धारा के स्रोत को इसलिए चिन्हित कर पाना कठिन है कि जैसे जैसे अतीत की ओर बढ़ते जाते हैं, अस्पष्टता का कुहासा बढ़ता जाता है। तथापि उस खंडित भव्य सेतु के अवशोष से मालवी काव्य धारा की दिशा और दशा जानने में कुछ तो सहायता मिल ही जाती है। प्राचीन नाटकों के प्राकृत संवादों में, अपभ्रंश गीतों में मालवा की तत्कालीन मालवी का कुछ आभास प्राप्त हो जाता है। कवि कालिदास का एक दोहा तत्कालीन मालवीपन का उदाहरण बन सकता है। मैं जानिय मिया लोणी निस अरु कोई हरे ही, जामणु णवत डसामली धारारूह वर्षेही। डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित ने इसका मालवी रूपांतर इस प्रकार किया है। मैं जानू मिगलोचनी हरे निशाचर कोय, जद नव बिजरी सांवरो बरसे बादल होए। आज से अतीत की ओर जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, भाषाओं तथा लोक भाषाओं की दूरियां कम होती चली जाती हैं और उनमें भेद घटता जाता है, समता बढ़ती जाती है। अतः तत्कालीन किसी उदाहरण में आज की किसी अन्य भाषा या लोक भाषा की झांई पा लेना भी असंभव नहीं है। अध्ययन की सुविधा और रचना प्रवृत्ति की दृष्टि से मालवी काव्य धारा का ऐतिहासिक दृष्टि से दो भागों में विभाजन किया जा सकता है, प्राचीन काल और आधुनिक काल। इन दो भागों के विभाजन को हम मालवी बोली और उसके विशेषताओं के लिए अगले भाग में इस पर चर्चा करेंगे।